हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजू अपने चैनल ओनली स्टडी मटेरियल पर आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 का साइंस में अध्याय 1 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। इस अध्याय में सबसे पहले हम लोग परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यह पूरा अध्याय ही, यह पूरा लेसन ही परिवर्तन पर ही आधारित है। तो सबसे पहले हम लोग भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। हम लोग तो सबसे पहले पढ़ना है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जो भौतिक परिवर्तन होता है उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन तो अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, तो फिजिकल चेंज कहते हैं। भौतिक परिवर्तन तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन में क्या क्या होता है। जिसे सबसे पहले हम लेते हैं बर्फ का पिघलना। यहाँ पर जब हम बर्फ का करते हैं, गर्म करते हैं, जब बर्फ का तापमान बढ़ाते हैं तो बर्फ क्या होने लगता है, पानी में पिघलने लगता है। तो बर्फ तो हम पानी में बदल सकते हैं, बर्फ तो हम जलाकर पानी बना सकते हैं, फिर पानी को जो हम ठंडा करेंगे बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है ना कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जो पदार्थ रहता है वही रहता है। जैसे यहाँ पर बर्फ है, तो बर्फ क्या है, पानी से जमा है, जब हम पानी तो ठंडा पिए तो बर्फ बना है, और जब हम बर्फ तो पुनः गर्म करें तो हमें पानी प्राप्त हो जाएगा। सेम उसी प्रकार जब हम आ जाएंगे मोम के पिघलने पर, जब हम मोम को पिघलाते हैं तो क्या होता है, जिसे यहाँ पर नीचे मोम बैठ जाता है। मोम क्या है, बस जिसे मोम यहाँ पे क्या था, ठोस था। यहाँ पे जब इसको हम गर्म करेंगे तो मोम गर्म होकर क्या हो जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। द्रव में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। फिर जब हम मोम को ठंडा करेंगे वो क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। फिर उसका आकार बदल सकते हैं। सेम इसी प्रकार यहाँ पर बर्फ क्या था, बर्फ ठोस में था, यहाँ पर बर्फ क्या है, तो यहाँ पर बर्फ ठोस है। ठोस अवस्था में बर्फ, यहाँ पर ठोस अवस्था में जब हम क्या करते हैं, बर्फ तो गर्म करते हैं तो पानी क्या होता है, द्रव अवस्था में बदल जाता है। क्या होता है, बर्फ द्रव अवस्था पानी में बदल जाता है। सेम इसी प्रकार यहाँ पर यदि हम मोम का एग्जाम्पल लें तो मोम को जब हम पिघलाते हैं तो वो ठोस होता है। शुरुआत में तो मोम ठोस अवस्था में होता है। जब हम मोम को क्या करते हैं, पिघलाते हैं ना, तो मोम क्या होता है, द्रव अवस्था में बदल जाता है। जिसे यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, द्रव क्या है, द्रव अवस्था में बदला हुआ है, नीचे बैठा हुआ है। सेम इसी प्रकार यदि आप एग्जाम्पल और लेने का प्रयास करें तो आप आज ये जल का वाष्पीकरण, जब हम जल क्या करते हैं, जब जल का हम वाष्पीकरण करते हैं तो जल क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जब पुनः हम वाष्प को ठंडा करते हैं तो हमारा क्या होता है, पुनः जल में परिवर्तित हो जाता है। तो भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जिसे वाष्प है, जिसे हम जल को गर्म करते हैं तो वाष्प में परिवर्तित होता है। जब हम वाष्प को पुनः ठंडा करते हैं तो हमें जल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर आप जैसे आपने घरों में देखा होगा कि बल्ब जलता है, क्या बल्ब जलता है तो हमें नया पदार्थ बन जाता है, तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। बल्ब जलता है, बुझ जाता है, तो उससे मतलब कोई नया पदार्थ बन जाता है, तो कोई हमें नया पदार्थ नहीं बनता है। तो वो भी क्या है, भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। इसी घरों में हमारे आलू उलू होता है जिनको हम काटते हैं, तो क्या आलू काट देने से कोई नया पदार्थ बन जाता है, तो नहीं बनता, आलू आलू ही रहता है। केवल उसकी क्या होती है, भौतिक अवस्था बदल जाती है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ की भौतिक अवस्था भी जैसी बदल जाता है। जैसे यहाँ पर बर्फ क्या था, ठोस अवस्था में था, जब हम बर्फ को गर्म किए हैं तो क्या बदल गया, पानी बदल गया। तो पहले तो वो ठोस अवस्था में था, और जब हम बर्फ को गर्म किए तो पानी बदला है। तो जब वो जल में परिवर्तित, पानी में परिवर्तित हो गया है तो उसकी अवस्था क्या हो रही है, द्रव अवस्था हो रही है। क्योंकि अब क्लास 9th में अवस्था परिवर्तन पढ़ चुके हैं कि जब ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो जब हम यहाँ पर बर्फ को गर्म करें तो वो पानी में बदल जाएगा। पानी की अवस्था क्या है, पानी द्रव अवस्था में होता है, जबकि बर्फ क्या है, ठोस अवस्था में है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, पानी केवल पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हुई है।
यहाँ पर भी वही हुआ है, पदार्थ का भौतिक गुण बदल जाता है, भौतिक परिवर्तन है, पदार्थ का भौतिक गुण बदलता है, पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, विद्युत चालकता बदल जाती है, घनत्व बदल जाता है, आदि चीज तो बदल जाते हैं। लेकिन क्या, जितना यह पानी तो हम जमाए हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम क्या किया, आधा 1 लीटर पानी तो 1 लीटर पानी तो हमने ठंडा दिया, तो वो क्या हुआ है, बर्फ में परिवर्तित हो जाए, तो क्या हम बर्फ तो गर्म करेंगे तो क्या पानी हमारा 1 लीटर से कम प्राप्त हो रहा है? नहीं, पानी भी लगभग 1 लीटर के नियरेस्ट ही प्राप्त हो रहा है। यदि पानी में थोड़ा बहुत कमी भी आता है ना, तो हम क्या मान लेते हैं, नरड़ मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब हाथी की वजन की तुलना में यदि आप चूंटी का वजन लेंगे तो वो नरड़ ही होगा। सेम उसी प्रकार क्या होता है कि जैसे 1 लीटर पानी है, जब उसको हम ठंडा देंगे तो क्या हो जाएगा, बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। जब पुनः हम बर्फ तो गर्म करेंगे तो वो पानी बदलना शुरू है, पानी में बदल जाता है। लेकिन कुछ क्या होता है, उनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान में तो कमी हो ही जाती है, लेकिन उनको हम क्या मान लेते हैं, नरड़ मान लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि हमें कोई भी पदार्थ में परिवर्तन, द्रव्यमान में मतलब पदार्थ के द्रव्यमान में हमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आइए हम लोग भौतिक परिवर्तन का परिभाषा लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे आसान परिभाषा कि किसी पदार्थ में होने वाला वे परिवर्तन, किसी पदार्थ में किसी पदार्थ में किसी पदार्थ में होने वाला वे परिवर्तन, वे परिवर्तन वे परिवर्तन जिसमें जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, जिसमें जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, जिसे में यहाँ पर यदि आप भौतिक अवस्था देते तो बर्फ ठोस था, जब हम बर्फ तो गर्म थे तो क्या बदल गया, द्रव अवस्था में बदल गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी अवस्था मतलब ठोस से क्या हो रहा है, द्रव में परिवर्तित हो रहा है। आप क्लास 9th में अवस्था परिवर्तन पढ़ चुके हैं। भौतिक अवस्था, और क्या बदल सकता है, आकार बदल सकता है, आकार। जैसे यहाँ पर मोमबत्ती थी, तो ये मोमबत्ती किस रूप में थी, तो यहाँ पर जो मोमबत्ती थी वो बेलन के रूप में थी। जब हम मोमबत्ती उठाते हैं ना, पिघलाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका आकार नीचे कैसे बदल जाए, किसी अभी आकार का हो सकता है, तो उसका आकार भी बदल सकता है, रंग भी बदल सकता है, आकार, भौतिक गुण बदल सकता है, भौतिक गुण भौतिक गुण में जैसे विद्युत चालकता, विद्युत चालकता विद्युत चालकता, घनत्व, घनत्व आदि तो परिवर्तित होते हैं, आदि तो परिवर्तित होते हैं, आदि तो परिवर्तित आदि तो परिवर्तित होते हैं, परिवर्तित होते हैं लेकिन लेकिन पदार्थ, लेकिन द्रव्यमान, लेकिन रासायनिक संगठन, लेकिन रासायनिक संगठन संघटन रासायनिक संगठन व
द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन रासायनिक संघनन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उसे तो उसे तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहते हैं। हम आते हैं फिर एग्जाम्पल पर। जैसे भौतिक परिवर्तन में क्या होता है ना कि किसी पदार्थ में होने वाला वे परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था जिसे ठोस से द्रव में परिवर्तित हुआ है। जलता था, द्रव था। जब हम जल तो धर्म किए तो किसमें परिवर्तित होते हैं, वाष्प में परिवर्तित होते हैं। तो द्रव से किसमें परिवर्तित, गैस में परिवर्तित हुआ है। तो उसमें क्या है, भौतिक अवस्था बदल जा रहा है। आकार बदल सकता है, आकार बदल सकता है, भौतिक गुण बदल सकते हैं। भौतिक गुण यहाँ पे लिख लीजिए, छोटा है। भौतिक भौतिक गुण जैसे भौतिक गुण में आता है विद्युत चलाता आ सकता है, धनत्व आ सकता है, आदि इसमें तो परिवर्तित होते हैं। आदि तो परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन रासायनिक संगठन और द्रव्यमान में इनके कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। प्यारे बच्चों, द्रव्यमान में ना मात्रा के बराबर थोड़ा सा परिवर्तन होता है, लेकिन उसको हम नगण्य मान लेते हैं। साइंस में उसे हम लोग नगण्य मान लेते हैं। तो आप ये ना सोचिएगा कि हल्का फुल्का भी हो रहा है तो हो तो रहा है, तो प्यारे बच्चों उसको हम लोग नगण्य मान लेते हैं। इसलिए हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है। तो भौतिक, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आप समझिए कि जैसे यहाँ पर हम कुआं जैसे जल लेते हैं। जब हम जल तो ठंडा करते हैं तो हमें बर्फ प्राप्त होता है। जब हम बर्फ तो गर्म करते हैं तो हमें पुनः क्या होता है, जल प्राप्त हो जाता है। तो क्या इसमें कोई नया पदार्थ बना है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि भौतिक परिवर्तन हमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जो पदार्थ रहता है सिर्फ वही रहता है, कोई नया से पदार्थ बनता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या था, बर्फ जल तो ही तो हम ठंडा करते, जल तो ही तो हम ठंडा करते बर्फ बनाए थे, और बर्फ तो गर्म करते हम पानी बना ले रहे हैं, जल बना ले रहे हैं। सेम उसी पर यदि हम मुंह में तो पिघलाते हैं, मुंह में तो जलना प्यारे बच्चों अलग हो जाता है, मुंह में तो पिघलना अलग बात है। जब हम मुंह में तो पिघलाते हैं, जब हम मोम को पिघलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, मोम ही प्राप्त होता है, और कुछ थोड़ी प्राप्त हो जाता है। मोम पिघलते क्या होता है, उसकी अवस्था उसकी आकार बदल जाती है। केवल मोम तो मोम ही रहता है। जब हम क्या करते हैं, जब हम जल तो धर्म करते हैं, जब हम जल तो धर्म करते हैं तो वो क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। वह क्या होने लगता है, वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। जब हम पुनः जल को ठंडा करते हैं तो हमें क्या हो जाता है, जब हम जल को पुनः ठंडा करते हैं तो हमें नहीं, प्यारा सॉरी बच्चों, जब हम पुनः वाष्प को गर्म करते हैं, जल को नहीं, जब हम पुनः वाष्प को ठंडा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, जल प्राप्त हो जाता है। जैसे जब हम जल को धर्म करते हैं, जैसे यहाँ पर जल है, जब हम इसको क्या करेंगे, धर्म करेंगे, जब हम इसको धर्म करेंगे क्या हो जाएगा, यह वाष्प में परिवर्तित होने लगा, यहाँ पर वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। और जब हम पुनः वाष्प को ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह जल में परिवर्तित हो जाता है। प्यारे बच्चों, आप क्लास 9 में वाष्पीकरण पढ़ चुके हैं। आइए हमें और आपके डेली लाइफ में एग्जाम्पल लेते समझाते हैं। कि आप घर पे जाइएगा और एक ग्लास ले लीजिएगा। आप प्लास्टिक या कांच की ग्लास ले लीजिए और उसमें क्या कीजिए, ठंडा पानी भरिएगा। जब आप उसमें ठंडा पानी भरेंगे ना तो आप देखेंगे कि ग्लास की बाहरी पृष्ठ पर, ग्लास के बाहरी पृष्ठ पर, जो बाहरी पृष्ठ है इस पर कुछ जल की बूंदे आ जाती है। जो जल का बाहरी पृष्ठ है ना, इस पर कुछ जल की क्या होती है, बूंदे दिखाई देने लगती है। आप जाकर घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि जब आप प्लास्टिक या कांच की ग्लास में ठंडा पानी को भरते हैं ना, तो ग्लास के बाहरी पृष्ठ पर कुछ
पानी के बूंद दिखाई देते हैं, क्या वह पानी के बूंद ग्लास के अंदर से आए हुए हैं? तो नहीं, क्योंकि ग्लास में तो छोटे छिद्र होते नहीं है कि उनसे पानी बाहर आएगा। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है कि जब हवा चलती है ना तो जल का वाष्पीकरण तेज हो जाता है। आप वाष्पीकरण क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि जब हवा की स्पीड ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण दर अधिक होगी। जैसे आप देहात में तालाब में देखते होंगे कि गर्मी के दिनों में पानी क्या होता है, बहुत तेजी से कम होने लगता है, जल क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। तो इसी प्रकार क्या होता है कि हमारे वायुमंडल में जो जल के कण उपस्थित है वाष्प के रूप में परिवर्तित होते हैं, और जब वह वायु के साथ जो जल के कण उपस्थित हैं गैसीय अवस्था वाष्प में परिवर्तित हुए हैं, जब वह ठंडी वस्तु से टकराते हैं, जब ठंडी वस्तु के संपर्क में आते हैं तो वह पुनः क्या होते हैं, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। जो जलवाष्प के कण है, जो जलवाष्प के कण है, जब वह ठंडी वस्तु के संपर्क में आते हैं ना तो तुरंत क्या होते हैं, द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। तो वही हमें ग्लास के बाहरी पृष्ठ पर क्या होता है, कुछ जल के बूंद दिखाई देते हैं। आप यहाँ पर नोट करके लिखिएगा कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में, फिजिकल चेंज में, भौतिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ हमें नहीं देखने के लिए मिलता है, नहीं बनता है। एग्जाम्पल में आप पीछे देख चुके हैं, जिसे बर्फ का पिघलना, जल का जमना, जल का वाष्पीकरण होना, मोम का पिघलना। प्यारे बच्चों, मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन में आ जाता है। अभी हम रासायनिक परिवर्तन में भी इसको समझाएंगे कि मोम का जलना अलग क्यों है, मोम का पिघलना क्यों अलग बात है। मोम का पिघलना मतलब समझा रहे हैं, केवल पिघला रहे हैं। जब मोम जलता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, तो वह रासायनिक परिवर्तन, जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है वह रासायनिक परिवर्तन में आता है। तो जब हम मोम को जलाएंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी। तो आप प्यारे बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो क्या हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन में चला जाता है। लेकिन मोम का पिघलना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है, केवल उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर मोम ठोस से होता है, जब पिघल कर द्रव अवस्था में आता है उसका आकार बदल जाता है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल में आप देख चुके हैं, बल्ब का जलना, यदि आपके घर में बल्ब जलता है तो उससे कोई नया पदार्थ बन जाता है, तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो ये सारी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। एक बार और हम भौतिक परिवर्तन को समझा देते हैं। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक परिवर्तन में हम लिख के हेडिंग समझा देते हैं। भौतिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन में केवल क्या होती है, पदार्थ की अवस्था बदलती है। क्या क्या बदल जाता है, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था बदल जाता है, अवस्था बदल जाता है, बदल जाता है। इसमें दूसरी पॉइंट क्या बदलता है, तो पदार्थ में आकार बदल जाता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, पदार्थ का आकार भी बदल जाता है, आकार बदल जाएगा, रंग भी बदल जाता है, कभी कभी रंग भी बदल जाता है। और इसमें क्या बदल जाता है, विद्युत चालकता, घनत्व आदि परिवर्तित हो जाते हैं। घनत्व भी बदल जाता है, विद्युत चालकता भी बदल जाती है, भौतिक गुण भी परिवर्तित हो जाता है। भौतिक गुण में भी परिवर्तन आ जाता है, भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। लेकिन रासायनिक संगठन और द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं मिल रहा, तो समझा रहते हैं भौतिक परिवर्तन करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है।
यहाँ हेडिंग डालते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को कहा जाता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। रासायनिक परिवर्तन तो हम अंग्रेजी में क्या रहते हैं, केमिकल चेंजेस कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन जैसे यहाँ पर आप देखिए जाती लोहे पर जंग का लगना। यहाँ पर ये क्या है, लोहे की कील है। यह लोहे की कील शुरुआत में ऐसी होती है, जब उस समय क्या रहते हैं, अपने वायुमंडल में छोड़ देते हैं, जब ऑक्सीकृत हो जाता है, जब लोहे की कील ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती है, तो उस पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। इस पर जंग लग जाता है, तो ये क्या हुआ है, एक नया पदार्थ जंग बन गया है। लोहे के द्रव्यमान में भी जंग से परिवर्तन हो रहा है। लोहे पर जंग का लगना क्या है, पता था रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलना, जब यहाँ पर कोयले को हम जलाते हैं ना, क्या होता है, कोयले में कार्बन होता है। और जब वो ऑक्सीजन से क्या करता है, ऑक्सीजन में जलता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा निकलती है। जब हम कार्बन को जलाते हैं, कोयले में क्या होता है, कोयले में कार्बन उपस्थित होता है, तो कार्बन को जब वायुमंडल वायु की उपस्थिति में हम जलाते हैं ना, जब हम कोयले को वायु की उपस्थिति में हम जलाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और उष्मा प्राप्त होती है। कार्बन में क्या होता है, कार्बन कोयले में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद आप देखे होंगे अपने घरों में कि दूध से दही का बनना। क्या हम, अब यहाँ पर आप देखिए रात जो लोहे पे कील लगी है, क्या हम जो लोहे पर मूल से जो लोहे पर जंग लगा है, क्या हम इस जंग से पुनः उस टाइप की कील बना लेंगे, तो नहीं बना पाएंगे। क्योंकि लोहा पर जंग लगते लोहा क्या हो गया, नष्ट हो गया है, लोहा बर्बाद हो गया है। लोहे के ऊपर जंग लग जाता है ना, तो लोहा खराब होने लगता है। तो पुनः हम क्या वैसा कील बना लेंगे, तो नहीं बना पाएंगे। क्या हम कोयला जला दिए हैं, कोयला कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल देते हैं, हम पुनः कोयला बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते हैं। क्या हम दूध से दही बना लेंगे, क्या हम पुनः दही से दूध बना लेंगे, तो हम नहीं बना पाएंगे। तो इसमें क्या होता है ना कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक नया पदार्थ बन जाता है। दूध का फटना, क्या दूध फट जाता है, दूध का फटना, क्या ये दूध फट जाए, या जब दूध या फट जाएगा, क्या इसे हम कोई नया पदार्थ फिर पुनः दूध बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे। जब दूध फट जाता है तो पुनः में क्या होता है, हम दूध नहीं बना सकते हैं। दूध से दही बनाए थे, हम दही से पुनः दूध बना सकते हैं, तो हम नहीं बना सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की भौतिक गुण के साथ साथ इसमें रासायनिक संगठन और द्रव्यमान में भी परिवर्तन हो जाता है। जो रासायनिक परिवर्तन होता है, इसमें क्या होता है कि भौतिक अवस्था, भौतिक गुण परिवर्तन होने के साथ साथ रासायनिक संगठन और द्रव्यमान में भी परिवर्तन हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जिसे जैसे लोहे पर जंग का लगना, जब लोहे पर जंग लग जाता है, तो लोहा क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, लोहा खत्म होने लगता है। इसी प्रकार जब हम कार्बन को जलाते हैं तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उष्मा निकलती है। तो पुनः हम कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन नहीं बना सकते हैं। सेम इसी प्रकार दूध से दही का बनना, जब दूध से दही बन जाए ना, तो पुनः हम दही से दूध नहीं बना सकते हैं। इसमें एक नया प्रोपर नया पदार्थ बन चुका है, उस पदार्थ से हम पूर्व पदार्थ नहीं बना सकते हैं। तो आइए हम लोग रासायनिक परिवर्तन का परिभाषा लिखते हैं कि किसी पदार्थ में होने वाला वे परिवर्तन, किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में होने वाला वे परिवर्तन, होने वाला, होने वाला वे परिवर्तन, वे परिवर्तन, वे परिवर्तन
जिसमें होने वाला वे परिवर्तन जिसमें जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था जिसमें जिसमें पदार्थ की भौतिक जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में पदार्थ की भौतिक अवस्था भौतिक अवस्था में परिवर्तन के साथ साथ भौतिक अवस्था में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तन के साथ साथ रासायनिक संगठन रासायनिक संगठन रासायनिक संगठन व द्रव्यमान में भी द्रव्यमान में भी परिवर्तन हो जाता है परिवर्तन हो जाता है हो जाता है तो उसे तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं परिवर्तन कहते हैं एक बार और हम रासायनिक परिवर्तन को समझाते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के साथ साथ उसके रासायनिक संगठन द्रव्यमान में भी बदल जाता है। जैसे आप 1 लीटर दूध तो अब दही जमाते थे, 1 लीटर ही दही जमता है नहीं, क्या होता है कुछ मात्रा कम हो जाती है, लगभग अधिशरित मात्रा ही कम हो जाती है। जिससे आप 1 किलो टॉयलेट जलाते हैं तो क्या हमें 1 किलो रात ही प्राप्त होती है? नहीं, क्योंकि आप 1 किलो टॉयलेट आप जलाइएगा, आप लकड़ी तो जलाइए, देखिए जितना तेजी आप लकड़ी जलाएंगे ना उतना तेजी हमें रात नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि उसमें परिवर्तन हो जाता है, द्रव्यमान में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे लोहे पर जंग लगता है, लोहे पर मान लीजिए 1 किलो का लोहा है, जब उस पर जंग लग जाता है ना तो लोहा के द्रव्यमान में भी परिवर्तन हो जाता है। अब यहाँ पर आ गया अवस्था भौतिक परिवर्तन, भौतिक पदार्थ की भौतिक अवस्था। जैसे टॉयलेट क्या था, ठोस था, जब हम टॉयलेट को जला दिए उसमें से गैस भी बना है, रात भी बन गया, उसका अवस्था भी बदल गया, आकार भी बदल चुका है। जैसे दूध क्या था, ड्रो में था, जब हम उसको दही जमा दिए तो क्या हो जाए, ठोस में परिवर्तित हो गया है। तो भौतिक अवस्था भी परिवर्तित हो गई, द्रव्यमान भी और रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। जो रासायनिक पदार्थ होता है ना उसमें क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है। जिस यहाँ पे लोहा जंग का एक नया पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नया पदार्थ है, दूध से दही बना भी क्या है, नया पदार्थ है, दूध का फटना भी क्या है, नया पदार्थ है। क्या जब दूध फट चुका है तो पुनः हम दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। क्या हम कोयले तो जल गया तो जो रात में पड़े थे उसे हम फिर कोयला बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जैसे लोहे को जंग लग गया, क्या हम जंग से पुनः लोहा बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। क्या दूध से दही बन चुका है तो पुनः हम दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। खाना का पचना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। खाना का बनना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि जब सब्जी बन जाती है तो पुनः हम सब्जी जिस रूप में था उस अवस्था में बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो जिसमें क्या होता है, नया पदार्थ बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, यहाँ लिखेंगे नोट कर कि चूंकि रासायनिक रासायनिक परिवर्तन में चूंकि रासायनिक परिवर्तन में
नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ, नया पदार्थ बनता है, बनता है। और रासायनिक परिवर्तन तो जिस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन तो ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, कहा जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सवाल पे। प्यारे बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल हम नहीं लिखे हैं, तो या अपना रहे तो एग्जाम्पल हम नहीं बता रहे हैं। जितना भी नीचे हम यहाँ लाए हैं थ्री एडमिशन ना, थ्री एनिमेशन, ये भी क्या है, सारा एग्जाम्पल ही है। लोहे पर जंग चलना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। कोयले का जलना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। दूध से दही का बनना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन का ही एग्जाम्पल है। दूध का फटना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। मोम का जलना, मोम का जलना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। आप कहीं लिख लीजिएगा कि मोम का जलना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। मोम का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन होता है। मोम का जलना, मोम का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। मोम का जलना एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। मोम का जलना क्या है, तो एक प्रकार रासायनिक परिवर्तन है। प्यारे बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद हम लोग रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है केमिकल, केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया तो हम अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। प्यारे बच्चों रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे भी हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो गया उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक, उसमें रासायनिक अभिक्रिया, उस पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसको या तो इस तरह परिभाषित कर सकते हैं, या तो हम दो दो तीन तीन परिभाषा आपको हम बताते चलेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें तो समझाने वाली पॉइंट यदि नहीं है, यदि हम समझा देते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि जिस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो जाए उससे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो लिखेंगे कि जिस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, जब किसी पदार्थ में, जब किसी पदार्थ में
जब किसी पदार्थ में जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन होता है जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन होता है होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं अभिक्रिया कहते हैं कहते हैं या आप एक प्रकार से और इसका परिभाषा दे सकते हैं कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ जब एक या एक से अधिक पदार्थ जब एक से अधिक पदार्थ एक से अधिक पदार्थ अधिक पदार्थ जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर परस्पर आपस में संयोग कर परस्पर आपस में संयोग कर संयोग कर एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर एक या एक से अधिक एक या एक से एक से अधिक एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं क्रिया कहते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं एग्जाम्पल में ले सकते हैं आप जैसे यहाँ पर क्या है मैग्नीशियम है मैग्नीशियम ऑक्सीजन से दिया तो क्या बनाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है MgO क्या बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है इसे हम क्या कहते हैं मैग्नीशियम कहते हैं मैग्नीशियम इसे हम क्या कहते हैं मैग्नीशियम कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं ऑक्सीजन कहते हैं ऑक्सीजन इसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम
मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दो या दो से यहाँ पे दो पदार्थ हैं, आप परस्पर आपस में संयुक्त एक नए पदार्थ का निर्माण किए तो क्षमता रहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया परस्पर आपस में क्रिया करके क्या बनाए हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए क्षमता रहते हैं। इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिसे आप और यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करते क्या बनाता है, तो जल बनाता है और कॉपर अलग हो जाता है। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करता बनाता है, जल बनाता है और कॉपर तो अलग कर देता है। तो इस चिन्ह के पहले जितने भी पदार्थ आते हैं, इस चिन्ह के पहले जितने भी पदार्थ आते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम अभिकारक कहते हैं। इसे हम अभिकारक कहते हैं। अभिकारक, ऐसे हम क्या कहते हैं, तो उत्पाद कहते हैं। इस दो सारे पदार्थ जितने भी बनते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उत्पाद कहते हैं। इसे हम उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ तो अभिकारक तथा अभिक्रिया के फल स्वरूप प्राप्त पदार्थ अंदर रहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करके जल और क्या बनाता है, कॉपर बनाता है। इनमें भी क्या है, दो पदार्थ परस्पर आपस में संयोग करते क्या बनाए, दो पदार्थ बनाए, दो नए पदार्थ बनाए। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड अलग है, यहाँ पर क्या बना, जल एक नया पदार्थ बन गया, यहाँ पे क्या है, कॉपर बना है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ या जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर आपस में संयुक्त करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो क्षमता रहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है ना, तो उससे भी हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया ही कहते हैं। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि यदि अभिकारक और उत्पाद, तो लिखिएगा, नोट कर दे किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले भाग लेने वाले पदार्थ तो अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, दोनों क्या है, अभिकारक है। जो यह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है क्या है, ये अभिकारक है। अभिकारक है। और ये दोनों ये क्या है, तो यह उत्पाद है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है क्या है, तो यह उत्पाद है। और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, तो यह अभिकारक है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अंतर रहते हैं अभिकारक तथा नए पदार्थ अंतर रहते हैं जो अभिक्रिया के फल स्वरूप प्राप्त होता है। एग्जाम्पल में हम यहाँ पर लेकर समझाते हैं, जैसे क्या है, जिन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करते हैं H2SO4, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। सल्फ्यू सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक सल्फ्यू सल्फ्यूरिक अम्ल
सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम जिंक कहते हैं। इसे हम जिंक कहते हैं। जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनाते हैं, Zn4, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकल जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, जिंक सल्फेट। इसे हम जिंक सल्फेट कहते हैं। यह क्या है, यह हाइड्रोजन गैस है, यह जिंक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर जिंक और जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, तो यह क्या है, अभिकारक है। यहाँ पर जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, तो अभिकारक है। इधर क्या है, बराबर जो इस चिन्ह के राइट साइड होता है ना, इस चिन्ह के लेफ्ट साइड अभिकारक होते हैं, इस चिन्ह के राइट साइड उत्पाद होते हैं, सदैव इनको ऐसा ही लिखा जाता है। यहाँ से जो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाया जाता है, तो यह उत्पाद है, जिसे हम अंग्रेजी में प्रोडक्ट, इसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। अब लिखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्राप्त होने वाला पदार्थ कौन सा रहते हैं, उत्पाद कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ बनने वाले नए पदार्थ को, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला बनने वाला नया पदार्थ बनने वाला नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है, उत्पाद कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेते थे आपको हम बताएं, जैसे यहाँ पर लेते हैं आयरन, इसे हम क्या बोलते हैं, आयरन, या इसी को हम लोहा भी कहते हैं। आयरन जल से क्रिया करते हैं, क्या बनाता है, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। आयरन जल से क्रिया करते हैं, Fe3O4 क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो यह Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस जो हमें प्राप्त हो, यह क्या है, तो यह उत्पाद है। यह दोनों क्या होंगे, तो यह दोनों अभिकारक होंगे, अभिकारक। तो शायद आपको अभिकारक और उत्पाद बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किसे हम अभिकारक और किसे हम उत्पाद कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया आप पढ़ चुके हैं, तो जब किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो समझा जाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर आपस में संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो समझा जाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन।
केमिकल इक्वेशन कहते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जिसे यहाँ पर क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि रासायनिक अभिक्रिया तो केवल सूत्र द्वारा ही निरूपित कर दें, तो हम क्या करेंगे? रासायनिक समीकरण करेंगे। तो लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद को, सबसे आसानी आप लिख लीजिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद को अभिकारक अभिकारक व उत्पाद को सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना ही प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। जिसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेके आपको समझाए हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यदि आप यहाँ पर और एग्जाम्पल ले, आयरन कॉपर सल्फेट CuSO4 से क्रिया करते हैं क्या बनाता है? तो आयरन सल्फेट बनाता है, या FeSO4 प्लस कॉपर को क्या करता है? अलग कर देता है। यह क्या है? तो यह आयरन है, यह कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट, यह क्या है? तो यह आयरन सल्फेट है। आयरन सल्फेट, यह क्या है? तो यह कॉपर है। कॉपर तो ही तांबा कहा जाता है। आप हर एक सूत्र का नाम ही याद कर लीजिएगा कि जिसे हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर जब आयरन कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है क्या बना लेता है? आयरन सल्फेट और कॉपर तो अलग कर देता है। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा कि हमने क्या किया? रासायनिक अभिक्रिया तो सूत्र द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया तो सूत्र द्वारा निरूपित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे कल, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अब के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू
सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।